जय हिंद। मैं राकेश एपीएससी अकेडमी से आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तर मुगल काल, जिनका शासन काल रहा है 1707 ईस्वी से लेकर 1857 की क्रांति तक। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा देश है भारत। यह हमारा देश है भारत। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तर मुगल काल। यह है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यहां पर है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यह आपका है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश, यह आपका है दिल्ली। ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुगल साम्राज्य के अंतर्गत उत्तर मुगल काल। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल, उत्तर मुगल काल का शासन काल रहा है 1707 ईस्वी से लेकर 1857 की क्रांति तक। उत्तर मुगल काल के अंतर्गत पहले शासक आते हैं बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम, या इन्हीं का ही दूसरा नाम है शाह आलम प्रथम। शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम, इनका शासन काल रहा है 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक। 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम अगले बनते हैं दिल्ली में मुगल साम्राज्य के शासक। उत्तर मुगल काल के प्रथम शासक कहलाते हैं बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम, जो कि है औरंगजेब के पुत्र। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की शक्ति कम हो जाती है, इसीलिए मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक माना गया है औरंगजेब को। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य के जितने भी शासक हुए हैं उन्हें इतिहासकारों के द्वारा उत्तर मुगल काल के अंतर्गत रखा गया है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तर मुगल काल के अंतर्गत पहले शासक होते हैं बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम। बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम के द्वारा सिख धर्म के 10वें अर्थात अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के साथ शांति समझौता किया गया। गुरु सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के साथ शांति समझौता किया गया। शांति समझौता किया गया। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें अर्थात अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के साथ बहादुर शाह प्रथम के द्वारा शांति समझौता किया गया। बहादुर शाह प्रथम के ही शासन काल में बंदा बहादुर का विद्रोह प्रारंभ होता है। बंदा बहादुर के द्वारा बंदा बहादुर का विद्रोह होता है। बंदा बहादुर का विद्रोह होता है बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम के ही शासनकाल में। बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम के बाद अगले शासक होते हैं जहांगीर शाह। अगले शासक होते हैं जहांगीर शाह।
उत्तर मुगल काल में बहादुर शाह प्रथम के बाद अगले शासक होते हैं जहांगीर शाह। जहांगीर शाह का शासन काल रहता है 1712 ईस्वी से लेकर एक साल 1713 ईस्वी तक। जहांगीर शाह मुगल साम्राज्य के सबसे बड़े अयोग्य शासक होते हैं, इसीलिए इतिहासकारों के द्वारा जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख की उपाधि प्रदान की गई है। इतिहासकारों के द्वारा जहांगीर शाह को उपाधि प्रदान की गई है लंपट मूर्ख, इन्हें लंपट मूर्ख की उपाधि प्रदान की गई है। यह है मुगल साम्राज्य के सबसे अयोग्य शासक, मुगल साम्राज्य के सबसे अयोग्य शासक माने जाते हैं जहांगीर शाह। जहांगीर शाह के बाद उत्तर मुगल काल के अगले शासक होते हैं फर्रुखसियर। फर्रुखसियर। इनका शासनकाल रहता है 1713 ईस्वी से लेकर 1719 ईस्वी तक। फर्रुखसियर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालक थे हैमिल्टन। फर्रुखसियर को एक दर्दनाक बीमारी हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालक हैमिल्टन ने फर्रुखसियर का इलाज किया और इस प्रकार से फर्रुखसियर ठीक हो गए। तो हैमिल्टन ने फर्रुखसियर को दर्दनाक बीमारी से छुटकारा दिलाया। इससे फर्रुखसियर हैमिल्टन से खुश होते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपए वार्षिक दीवानी पर स्वतंत्र व्यापार करने की अनुमति प्रदान करते हैं और यही कहलाता है 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा। फर्रुखसियर के शासनकाल में हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा। 1717। फर्रुखसियर को ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालक हैमिल्टन ने एक दर्दनाक बीमारी से छुटकारा दिलाया। फर्रुखसियर को दर्दनाक बीमारी से छुटकारा दिलाया। हैमिल्टन ने फर्रुखसियर को दर्दनाक बीमारी से छुटकारा दिलाया जिससे फर्रुखसियर खुश हो जाते हैं और फर्रुखसियर ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 3000 रुपए वार्षिक दीवानी पर स्वतंत्र व्यापार की भारतवर्ष में स्वतंत्र व्यापार की अनुमति प्रदान करते हैं। इसे ही कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा। तो यहां पर उत्तर मुगल काल के 3 शासकों को हमने डिस्कस किया, बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम, जहांगीर शाह तथा फर्रुखसियर। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं अगले शासक। अगले शासक है उत्तर मुगल काल के अगले शासक होते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। इनका वास्तविक नाम है मोहम्मद शाह। उत्तर मुगल काल के अंतर्गत मोहम्मद शाह का जीवन रहा है विलासितापूर्ण जीवन। इनके विलासितापूर्ण जीवन के कारण इनके साम्राज्य के जितने भी गवर्नर थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया, जिसके कारण जो मुगल साम्राज्य था वो धीरे धीरे संकुचित होता चला गया। मोहम्मद शाह के विलासितापूर्ण जीवन को देखते हुए इतिहासकारों ने इन्हें रंगीला की उपाधि प्रदान की। इनका शासनकाल रहा है 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक। इनका शासनकाल रहा है 1719 ईस्वी से लेकर 1748 ईस्वी तक।
मोहम्मद शाह रंगीला के शासन काल में बंगाल के गवर्नर या सूबेदार थे मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां ने मोहम्मद शाह रंगीला के विलासितापूर्ण जीवन को देखते हुए अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया और मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाते हुए बंगाल रियासत की स्थापना किया 1719 ईस्वी में। बंगाल रियासत की स्थापना किया, बंगाल रियासत की इनके द्वारा स्थापना किया गया। बंगाल रियासत की स्थापना किया गया और राजधानी बनाया गया मुर्शिदाबाद को। बंगाल रियासत के संस्थापक है मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां जो कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर या सूबेदार थे, इन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला के विलासितापूर्ण जीवन को देखते हुए मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाते हुए 1719 में अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया और बंगाल रियासत की स्थापना किया। इन्हीं के जैसे फैजाबाद को राजधानी बनाते हुए उत्तर प्रदेश के फैजाबाद को राजधानी बनाते हुए 1722 ईस्वी में अवध रियासत की स्थापना की गई। अवध रियासत की स्थापना की गई। अवध रियासत के संस्थापक थे शहादत खां बुरहान मुल्क। 1722 ईस्वी में अवध के मुगल साम्राज्य के अंतर्गत अवध के सूबेदार या गवर्नर थे शहादत खां बुरहान मुल्क। शहादत खां बुरहान मुल्क ने मोहम्मद शाह रंगीले के विलासितापूर्ण जीवन को देखते हुए अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया तथा फैजाबाद को राजधानी बनाते हुए 1722 में अवध रियासत की स्थापना किया। इसके बाद यह देखना है औरंगाबाद राजधानी रही है हैदराबाद रियासत की। हैदराबाद रियासत की राजधानी हैदराबाद नहीं थी बल्कि औरंगाबाद था। औरंगाबाद को राजधानी बनाते हुए 1724 ईस्वी में हैदराबाद रियासत की स्थापना की गई। हैदराबाद रियासत की स्थापना की गई। इसके संस्थापक थे चिनक्लीज खां। चिनक्लीज जो कि दक्कन तरफ के गवर्नर थे मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में, इन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला के विलासितापूर्ण जीवन को देखते हुए 1724 में चिनक्लीज खां के द्वारा हैदराबाद रियासत की स्थापना की गई। मोहम्मद शाह रंगीला के ही शासनकाल में फारस के शासक नादिर शाह का आक्रमण होता है। भारत में नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 ईस्वी को। 1739 को नादिर शाह का आक्रमण होता है भारत में मोहम्मद शाह रंगीला के शासन काल में। नादिर शाह का आक्रमण भारत में 1739 ईस्वी को मोहम्मद शाह रंगीला के शासन काल में नादिर शाह का आक्रमण होता है। नादिर शाह जो कि रहते हैं फारस के शासक। फारस का अर्थ है आज का ईरान। फारस का शासक ध्यान दीजिएगा। यह है हमारा देश भारत। यह है हमारा देश भारत। यहां पर है पाकिस्तान, यह है आपका अफगानिस्तान, यह है आपका ईरान। ईरान का ही अर्थ है फारस। तो फारस से भारत में आक्रमण किया गया। 1739 ईस्वी को फारस के शासक नादिर शाह के द्वारा, और नादिर शाह के द्वारा 1739 में भारत में आक्रमण किया गया और दिल्ली में कत्लेआम मचाया गया। तो इस प्रकार से मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में 1739 ईस्वी को फारस के शासक नादिर शाह का आक्रमण किया जाता है और नादिर शाह के द्वारा दिल्ली में कत्लेआम मचाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। आगे मोहम्मद शाह रंगीला के बाद डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तर मुगल काल के अंतर्गत अगले शासक अहमद शाह। अगले शासक हम डिस्कस करने जा रहे हैं अहमद शाह।
इनके बाद अगले शासक बनते हैं अहमद शाह। ध्यान दीजिएगा, इनके बाद अगले शासक बनते हैं अहमद शाह। उत्तर मुगल काल के अगले शासक होते हैं अहमद शाह। अहमद शाह का शासनकाल रहा है 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक। दिल्ली में मुगल साम्राज्य के अगले शासक बनते हैं अहमद शाह। अहमद शाह के शासनकाल में अगले शासक बनते हैं अहमद शाह। अगले शासक बनते हैं अहमद शाह। अहमद शाह के शासनकाल में यह आपका है पाकिस्तान, यह है अफगानिस्तान। तो अगले शासक बनते हैं उत्तर मुगल काल के अंतर्गत अहमद शाह का शासनकाल रहता है 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक। 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक। जैसे ही अहमद शाह उत्तर मुगल काल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य के शासक बनते हैं, दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं, इन्हीं के शासन काल में 1748 ईस्वी को अफगान से भारत में आक्रमण होता है। 1748 में अफगान से भारत पर आक्रमण करते हैं अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण। अफगान शासक ये होते हैं अफगान शासक 1748 ईस्वी को अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण होता है। इस समय शासक होते हैं मुगल वंश के शासक अहमद शाह। इनका शासनकाल रहा है 1748 से 1754 और अहमद शाह अब्दाली के द्वारा दिल्ली में कत्लेआम मचाया जाता है और लूटपाट किया जाता है और ये अपने देश वापस अफगान लौट जाते हैं। तो इस प्रकार से अहमद शाह के शासनकाल में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण होता है, जो कि होते हैं अफगान शासक। ध्यान दीजिएगा, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगला शासक होते हैं उत्तर मुगल काल के अंतर्गत अगले शासक, यह है पाकिस्तान। यहां पर है अफगानिस्तान। उत्तर मुगल काल के अंतर्गत अगले शासक होते हैं आलमगीर द्वितीय। इनका शासनकाल रहा है 1754 से लेकर 1759 तक। दिल्ली की गद्दी पर अगले शासक बैठते हैं उत्तर मुगल काल के अंतर्गत आलमगीर द्वितीय। इनका शासनकाल रहता है 1754 से लेकर 1759 तक। इनके शासनकाल में हुआ है प्लासी का युद्ध। पश्चिम बंगाल के प्लासी में हुआ है प्लासी का युद्ध। 23 जून इनके शासनकाल में हुआ है 23 जून 1757 को हुआ है प्लासी का युद्ध। इन्हीं के शासनकाल में 23 जून 1757 को होता है प्लासी का युद्ध। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल रहा है 1754 से लेकर 1759। इनके शासनकाल में 23 जून 1757 को हुआ है प्लासी का युद्ध। इसके बाद अगले शासक हम डिस्कस करने जा रहे हैं शाह आलम द्वितीय। अगले शासक हुए हैं उत्तर मुगल काल के अंतर्गत अगले शासक हुए हैं शाह आलम द्वितीय। अगले शासक हुए हैं शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल रहा है 17
1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक, 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक इन्हीं के शासनकाल में होता है पानीपत। यह है हरियाणा में पानीपत, यह हरियाणा में स्थित है पानीपत। इन्हीं के शासनकाल में होता है पानीपत का तीसरा युद्ध। इन्हीं के शासनकाल में होता है पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है 14 जनवरी 1761 को। इन्हीं के शासनकाल में होता है पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा या तृतीय युद्ध। यह युद्ध हुआ था अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली, अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली तथा यह युद्ध हुआ था मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच। और मराठा शासक थे, मराठाओं की तरफ से मराठा शासक थे बालाजी बाजीराव या नाना साहब। मराठा शासक थे बालाजी बाजीराव या नाना साहब और इनके सेनापति थे सदाशिवराव भाऊ तथा अहमद शाह अब्दाली। ये है अहमद शाह अब्दाली है अफगान शासक। इनके बीच 14 जनवरी 1761 को होता है पानीपत का युद्ध और इस समय उत्तर मुगल काल के शासक होते हैं शाह आलम द्वितीय। अंततः इस युद्ध को जीतते हैं अहमद शाह अब्दाली। पानीपत के तीसरे युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं काजीराव पंडित। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है शाह आलम द्वितीय के शासन काल में। यह युद्ध हुआ है अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली तथा मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच। इस समय मराठा शासक थे बालाजी बाजीराव या नाना साहब और अंततः इस युद्ध को जीतते हैं अहमद शाह अब्दाली। चूंकि पानीपत का तीसरा युद्ध मराठाओं ने हारा था, इसलिए इसी शोक में, पानीपत के तीसरे युद्ध को हारने के शोक में बाजीराव शोक में ही इनकी हो जाती है मृत्यु। और पानीपत के तीसरे युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी रहे काजीराव पंडित। शाह आलम द्वितीय के शासन काल में हुआ है बक्सर का युद्ध। इन्हीं के शासन काल में हुआ है, यह है बिहार में बक्सर का युद्ध। इन्हीं के शासन काल में हुआ है बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ है बक्सर का युद्ध। इन्हीं के शासन काल में हुआ है बक्सर का युद्ध। इन्हीं के ही शासन काल में हुआ है बक्सर का युद्ध तथा 1765 में हुआ था इलाहाबाद की संधि। बक्सर के युद्ध में मुगल साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा अंग्रेजों के खिलाफ। मुगल साम्राज्य तथा इनकी सम्मिलित सेना अंग्रेजों से लड़ती है, लेकिन अंततः बक्सर के युद्ध में इन्हें हार का सामना करना पड़ता है। बक्सर का युद्ध को जीता है अंग्रेजों ने। प्लासी के युद्ध को माना जाता है भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ, लेकिन बक्सर के युद्ध को माना जाता है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। बक्सर के युद्ध को हारा था शाह आलम द्वितीय। अक्टूबर 1764 को होता है बक्सर का युद्ध। यह युद्ध होता है बंगाल के नवाब इस युद्ध में शामिल होते हैं। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला
अवध के नवाब सुजाऊ दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, इनकी सम्मिलित सेना रहती है और ये लड़ते हैं अंग्रेजों से। अंग्रेज सेनापति रहते हैं कैप्टन मुनरो, अंग्रेज सेनापति रहते हैं कैप्टन मुनरो, और इस समय गवर्नर जनरल थे वेंसी टाट, वेंसी टाट। अंततः बक्सर के युद्ध को जीतते हैं अंग्रेज और इसे कहा जाता है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। अंग्रेजों के द्वारा बक्सर के युद्ध को जीता जाता है और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की जाती है। अंततः इलाहाबाद की संधि के तहत शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों की अधिसत्ता को स्वीकार करते हैं, तो इसीलिए शाह आलम द्वितीय कहलाएंगे मुगल साम्राज्य के अंतिम स्वतंत्र शासक, मुगल साम्राज्य के अंतिम स्वतंत्र शासक, ये कहलाएंगे मुगल साम्राज्य के अंतिम स्वतंत्र शासक। ब्रिटिश शासन के अधीन प्रथम मुगल शासक, ये कहलाएंगे ब्रिटिश शासन के अधीन प्रथम मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के बाद होता है इलाहाबाद में इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद जो आज का है प्रयागराज, यहां पर होता है 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि। इन्हीं के साथ में शासनकाल में होता है 12 अगस्त 1765 में, 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल साम्राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता है और अंततः शाह आलम द्वितीय कहलाएंगे मुगल साम्राज्य के अंतिम स्वतंत्र शासक, ब्रिटिश शासन के अधीन प्रथम मुगल शासक। अगले शासक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उत्तर मुगल काल के अंतर्गत अगले शासक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, उत्तर मुगल काल के अंतर्गत अगले शासक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यह हमारा देश है भारत, यह हमारा देश है भारत। यह है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यह आपका है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश, यह है दिल्ली। उत्तर मुगल काल के अगले शासक बनते हैं राजधानी दिल्ली में, उत्तर मुगल काल के अगले शासक बनते हैं अकबर द्वितीय। उत्तर मुगल काल के अगले शासक बनते हैं अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय का शासनकाल रहता है 1806 से लेकर 1837 तक, 1806 से लेकर 1837 तक। अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की गई। अकबर द्वितीय के द्वारा, अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की गई। राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि प्रदान की गई। राजा राम मोहन राय के ही द्वारा
राजा राममोहन राय के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा प्रदान की गई। इसके बाद अकबर द्वितीय के बाद उत्तर मुगल काल के अंतिम शासक होते हैं बहादुर शाह द्वितीय, या इन्हीं का दूसरा नाम है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, इनका शासनकाल रहता है 1837 से लेकर 1857 तक। अगले शासक दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं उत्तर मुगल काल के अंतर्गत बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। इनका शासनकाल रहता है 1837 से लेकर 1857 तक। बहादुर शाह जफर के शासनकाल में होता है 1857 की क्रांति। इन्हीं के शासनकाल में होता है 1857 की क्रांति। इन्हीं के शासन में होता है 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति के नेता बनते हैं बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय। और अंततः 1857 की क्रांति का अंग्रेजों के द्वारा दमन कर दिया जाता है। बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर, जो कि होते हैं 1857 की क्रांति के नेता, अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के द्वारा प्रारंभ किए गए 1857 की क्रांति का दमन किया जाता है। और 1857 की क्रांति के साथ ही मुगल साम्राज्य का अंत हो जाता है। तो ये होता है बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक। 1857 की क्रांति के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है। मुगल साम्राज्य का अंत हो जाता है। तो इस प्रकार से बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर कहलाएंगे अंतिम मुगल शासक। अंतिम मुगल शासक, अंतिम मुगल शासक। तो ओवरऑल हमने मुगल साम्राज्य के अंतर्गत डिस्कस किया उत्तर मुगल काल। तो यहां पर हमारा मुगल साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।